मारते नहीं। तो बढ़िया से रुक जा। हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम। और इस सीरीज में हम पिछले टॉपिक्स को आगे ले जाते हुए वी विल बी मोर ब्रॉडर इन अप्रोच। हमने पॉलिटिकल थ्योरी से पहले स्टेट की बात की थी, हमने जस्टिस की बात भी की थी, हमने इक्वलिटी की बात भी की थी। हमने कोशिश की है कि जो ब्रॉड न्यूएंस, जो आपका एकदम उसका नुएंसेस है, दैट वी आर एबल टू ब्रिंग इट ऑन द टेबल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रॉम हुज वॉइस, फ्रॉम द वॉइस, जो वॉइस इवॉल्विंग है, जो वॉइस इमर्ज हो रही है, जो वॉइस पे हम काम कर रहे हैं, यानी बैकग्राउंड में उस पर काम करके वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन द ट्रांसपेरेंट वे एग्जामिनेशन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं, और एग्जामिनेशन काइंड ऑफ जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम कैसे उसको बोलने की कोशिश करें। सो विदाउट मेकिंग इट टू कॉम्प्लेक्स, लेट्स मूव अगेन, लेट्स स्टार्ट एंड enjoy it. That's why I try not to intervene in between, because you are understanding it, you are becoming more aware. So there is no need to, cut it short in between. But let's put our eyes and ears and enjoy the whole thing. Looking forward to your understanding and believe that you are going to get success out of this. Thank you. Let's go. Start, Yes. Ashik. स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट्स और पॉलिटिकल थ्योरी, हमने जो भी डिस्कस किया रिगार्डिंग जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, देन स्टेट, देन आल्सो थ्योरी ऑफ पावर, all these become very important when we understand what is the meaning of political theory, philosophy and science. ये तीनों कोर सिलेबस का पार्ट है और इसी से सब चीज डिराइव होता है। तो पहली बात है फिलोसफी। फिलोसफी एक सेट ऑफ आइडियाज होता है। हर कोई फिलोसफिकल कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई भी थ्योरिस्ट नहीं हो सकता। फिलोसफिकल चर्चा होता है। आप रोज सोचते हैं कि आइडियल स्टेट क्या होगा, सबसे बेस्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेते हैं यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, डेमोक्रेसी। तो पहले डेमोक्रेसी है क्या, व्हाट इज डेमोक्रेसी, कैसा होना चाहिए, क्या बेस्ट स्टेट क्या है, वो फिलोसफिकल आइडियाज हो गया। और इट इज टॉकिंग अबाउट कि इट हैज सर्टेन काइंड ऑफ वैल्यू, कि डेमोक्रेसी से क्या फायदा होगा। तो इट विल प्रोवाइड जस्टिस, इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू इलेक्ट द गवर्नमेंट। तो ओवरऑल जो फिलोसफी है डेमोक्रेसी का, आइडियाज, वो डेमोक्रेसी हो गया। अब थ्योरी क्या चीज बात करते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर में उसको तोड़ेंगे तो कैसे प्रोसेस कैसे होगा डेमोक्रेसी का, या फिर इंस्टीट्यूशन क्या होगा डेमोक्रेसी का ओवरऑल। तो कॉन्सेप्ट क्या डेमोक्रेसी, अलग 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 टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को अगर स्लोली डायमेंशन निकालते हैं तो अलग अलग कॉन्सेप्ट आता है, इंस्टीट्यूशन आते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हो गए। या फिर उसे कैसे पढ़ सकते हैं, स्टडी ऑन, स्टडी बाय, स्टडी ऑन, हाउ टू स्टडी ऑन डेमोक्रेसी, कॉन्सेप्ट ऑन डेमोक्रेसी या इंस्टीट्यूशन एसोसिएटेड विद डेमोक्रेसी। या स्टडी बाय, कैसे अप्रोच क्या होना चाहिए, नॉर्मेटिव अप्रोच, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, सब नीचे पढ़ेंगे। और साइंस ये होता है कि क्या टूल यूज करो, क्या मेथड है पढ़ने का, दोनों पढ़ेंगे, स्टडी ऑन, स्टडी बाय। लेकिन मेथड क्या है, एम्पेरिकल मेथड है, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन है थ्रू द फाइव सेंसेस। या फिर एक तरह से आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, कितने लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या है। तो वो सब कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए साइंस हो गया। साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट, इट इज बेस्ड ऑन डेटा, इट इज बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एनालिसिस rather than फिलोसफी। फिलोसफी एक सेट ऑफ आइडियाज होती है। तो ये दोनों तीनों में एक बेसिक डिफरेंसेस है। ओवर तो सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी का क्योंकि हाउ द जस्टिस इज इन्फोर्स्ड इन द सोसाइटी, इफ द जस्टिस इज ट्रूली बीइंग इन्फोर्स्ड, ये क्वेश्चन उठता है। या फिर पावर स्ट्रक्चर क्या है सोसाइटी के अंदर में है, या फिर रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी कैसे कम कर सकते हैं। हर एक चीज पर, हर एक चीज, एवरीथिंग इन सोसाइटी इज पॉलिटिकल। और उसको स्टडी करने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। और थ्योरी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ अप्रोच होगा स्टडी करने के लिए, एक हिस्टोरिकल अप्रोच होगा, नॉर्मेटिव अप्रोच, एक अप्रोच, एक तरीके से पढ़ेंगे, तो वो पॉलिटिकल थ्योरी कहलाया जाता है ओवरऑल। तो एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। अब जो भी हम लोग पढ़े हैं रिगार्डिंग, वो हमेशा वेस्टर्न बायस है, वेस्टर्न सेंट्रिक है, से ग्रीक फिलोसफी स्टार्ट होता है। लेकिन मैं यहाँ पहले हाईलाइट करूंगा इंडियन फिलोसफर, कोई इंडियन फिलोसफर थे कि नहीं। तो हम लोग सिक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी का बात करते हैं। फिलोसफी है वो थ्योरी नहीं है, वो सिक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी है। मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांता होगा, योगा होगा, और फिर अलग अलग एरिया हो जाएगा। लेकिन और भी एरिया जहां पर कोड ऑफ कंडक्ट जो स्टैब्लिश किया सोसाइटी के अंदर में, वो हो गया धर्मशास्त्र, ऑन द बेसिस ऑफ धर्मा और अर्थ। धर्मा मतलब कि
सेट ऑफ ड्यूटी विच एवरीवन हैज टू परफॉर्म ड्यूरिंग हिज और हर ओन लाइफ टाइम, वो धर्म हो गया। धर्मशास्त्र एक राज्य का धर्म हो गया, राजधर्म इसको बोलते हैं। एक एक सब्जेक्ट हो गया, हर एक का अपना अपना धर्म का दायरा होता है। तो धर्मशास्त्र होगा वो कोड ऑफ मनु इन ज्ञान में आते हैं, वो आगे जब आइडियोलॉजी में पढ़ेंगे, फिर आईपीटी पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा अर्थशास्त्र रिगार्डिंग द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, डिप्लोमेसी इसमें आता है, डिफेंस आ गया, क्या स्टेट का क्या रोल होना चाहिए, स्टेट कैसा होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड जो भी शास्त्र है, तो नाट्य शास्त्र, नाट्य से रिलेटेड अर्थशास्त्र, अर्थ ओवरऑल जो स्टेट से रिलेटेड हो गया वो, और गवर्नेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड उस पर बात हो गया। बुद्धिस्ट फिलोसफी, उसमें बात करते हैं रिगार्डिंग ओवरऑल मध्यम मार्ग हो गया, या फिर कैसे आप इन्फोर्स करते हैं कोड ऑफ धम्मा, धम्मा कैसे रीच हुआ बताया, सोकन आइडियल्स वो हो गया। सेकंड मॉडर्न में क्या है, 3 फेज है, आइडियलिज्म, लिबरलिज्म एंड ह्यूमनिस्ट। ह्यूमनिस्ट एक लाइन में वी कैन डिस्कस की ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का प्रोग्रेस होना चाहिए, चाहे आप कैसे भी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, जो एंड रिजल्ट होना चाहिए इट शुड बी द वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन इररेस्पेक्टिव ऑफ कलर, सेक्स, कास्ट एंड। तो उनके कौन कौन थॉट प्रीचर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ह्यूमनिस्ट, एम एन रॉय ह्यूमनिस्ट हो गया, और भी विवेकानंद ह्यूमनिस्ट हो गया। लिबरल एटीट्यूड, ओवर द इयर्स द कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी इज इवॉल्विंग स्लोली, जो सोसाइटी है इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर अकोमोडेटिव, मोर एंड मोर फॉरवर्ड लुकिंग। तो लिबरल अप्रोच हो गया, हर एक कोड को देखना विद इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन राव, इसमें गोखले हो गया, और भी जस्टिस रानडा हो गए, फिर दादा भाई नौरोजी हो गए एक्सेट्रा। और आइडियलिज्म, आइडियलिज्म मतलब उनका स्टेट ऑफ थॉट रहेगा कि द स्टेट नेशन इट्स सुप्रीम नेशन, नेशन गिव स्पिरिट टू द पीपल। वो किनके कॉन्सेप्ट में आएंगे, तो एक तरह से वीडी सावरकर हो गया आइडियलिज्म कॉन्सेप्ट। फिर आइडियलिज्म आ सकते हैं इंडिया में, अगर उस तरफ से जाएगा तो जिन्ना हो सकता है आइडियलिज्म, आइडियलिस्ट कॉन्सेप्ट उनका हो गया। या फिर इंडिया में बात किया है तो महात्मा गांधी को भी आइडियलिज्म में लेके आ सकते हैं, प्रैक्टिकल है लेकिन उनका भी आइडियलिज्म है विद रिगार्डिंग टू सत्याग्रह और इंडिविजुअल सॉवरेनिटी। तो इतने सारे इंडियन फिलोसफर हो गए अलग अलग एरियाज में, एंशियंट इवन मॉडर्न। अब ग्रीक फिलोसफर में जो ट्रेडिशन है वो एक तरह से पहले स्टार्ट होता है कि जो पॉलिटिकली व्हेन द पीपल इज अवेयर, आप एक सोसाइटी बनाएंगे दैट शुड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, दैट शुड प्रमोट द जस्टिस एंड हैप्पीनेस ऑफ ऑल। तो वो हो गया एक तरह से प्लेटोनिक जस्टिस, वो हो गया एक तरह से प्लेटोनिक डायलॉग। फिर आता है एरिस्टोटल, मैकियावेली एंड डिफरेंट सेट ऑफ इंपॉर्टेंट लीडर्स फिलोसफर, कार्ल मार्क्स, हेगल, और अपने अपने एरियाज में उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया विद रिगार्डिंग टू फिलोसफी, जो हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल भी डिस्कस, क्या क्या फिलोसफी है वेस्टर्न एंड इंडिया दोनों में, फर्क क्या है। तो इंडियन में बस एक फर्क सबसे ज्यादा है, वो है कि स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस ज्यादा किया जाता है एज कम्पेयर टू ग्रीक फिलोसफी या वेस्टर्न फिलोसफी। वो फोकस करता है मोस्टली ऑन अर्थ, मोस्टली ऑन रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, वेर एज इंडियन फिलोसफी टॉक ऑफ मोन ऑफ सोल, कि अंदर से इनर वॉइस उससे कैसे डिराइव होता है हर एक चीज, तो उसे फोकस करते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच है, एक नॉर्मेटिव अप्रोच, फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, बिहेवियर अप्रोच। इसमें से ट्रेडिशनल और मॉडर्न, मॉडर्न मतलब 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में, ट्रेडिशनल मतलब जो इतना अभी तक में जो यूज हो रहा है। तो नॉर्मेटिव अप्रोच मतलब नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट कहीं लिखा हुआ, और उनका रहता है कि एक वैल्यू जजमेंट रहता है उसमें कि ये फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल शुरू से ले रहे थे वही लेते सब में, डेमोक्रेसी सही है, डेमोक्रेसी होना चाहिए, डेमोक्रेसी अगर आएगा तो हर एक लोगों को एक पावर मिलेगा, पीपल विल गेट पावर, पीपल विल गेट राइट टू इलेक्ट द गवर्नमेंट विल बी अकाउंटेबल। तो ये वैल्यू जजमेंट, डेमोक्रेसी इज लिबरल, वैल्यू जजमेंट है। तो ये नॉर्मेटिव अप्रोच हो गया। उसके फेमस जो स्टॉलवॉट है वो नॉर्मेटिव अप्रोच में सबसे फेमस प्लाटो है, फिलोसफर किंग को लेकर आए थे, वो बताए थे कि जस्टिस कैसा होना चाहिए, क्या क्या फायदा होता है जस्टिस का, तो नॉर्म्स क्रिएट करते हैं। सेकंड फिलोसफिकल अप्रोच हो गया रिगार्डिंग कि इसमें क्या होता है, स्टेट ऑफ आइडियाज, आइडियल आइडियल स्टेट में कि सोसाइटी जब आइडियल रहेगा तब कैसा होना चाहिए ओवरऑल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल हॉब्स के लेविथियन स्टेट हो गए, प्लेटो के फिलोसफर किंग हो गए, रॉल्स भी लेके आते हैं। तो जब पोस्ट बिहेवियर पढ़ेंगे तो रॉल्स का कॉन्सेप्ट आता है। हिस्टोरिकल अप्रोच होता है कि आप हिस्ट्री को कंपेयर करते हैं,
हिस्टोरिकल ट्रेडिशन क्या था, आज क्या है, तो आज से कंपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी यूज करेंगे तो हिस्टोरिकल अप्रोच हो जाएगा कि आप डेमोक्रेसी को कंपेयर करें बाकी लोग से, कि क्या पहले डेमोक्रेसी इंडिया में कहाँ था, कैसा सक्सेसफुल हो पाया है कि नहीं, और फिर बाकी जगह पर क्या डेमोक्रेसी ऐसे बेस्ट सोल्यूशन है, उससे कंपैरिजन करके वो हिस्टोरिकल अप्रोच हो जाएगा। फिलोसफिकल अप्रोच में हो जाएगा ओवरऑल की डेमोक्रेसी क्या वो सही है, एकदम बेसिक रूट कॉज डेमोक्रेसी अल्टीमेट गोल है, वो क्वेश्चन उठता है, फिलोसफिकल अप्रोच हो गया। अब डिस्क्रिप्टिव क्या होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर में क्या क्या चीज चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, इलेक्शन कमीशन चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए, डेमोक्रेसी प्रोसेस में पीपल पार्टिसिपेशन चाहिए, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट चाहिए। तो उसमें आता है लीगल और इंस्टीट्यूशन, लीगलिटी के ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इसमें आता है। तो डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्रिप्शन, इंस्टीट्यूशन के बेसिस पर आप स्टडी करेंगे तो एवी डाइसी फेमस कमेंटेटर ऑन पॉलिटी है इंडिया में, बोर्डिन थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी आता है, जॉन अस्टिंग थ्योरी ऑफ स्टेट, अलग अलग मिडिवल एरा में थे। एरिस्टोटल की बात करते हैं कंपैरेटिव डेमोक्रेसी, उस समय किए थे ग्रीक के समय में। और डिस्क्रिप्टिव अप्रोच और बोला जाए तो इंडिया में भी बात होता है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग इन इंडिया, कि हर जगह से कंपैरिजन किया गया और इसको कैसे डिफाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट के अंदर में, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, क्या क्या लीगल प्रोसीडिंग होना चाहिए, किसको यूज करें। तो हिस्टोरिकल अप्रोच भी था यूजिंग द जीओए एक्ट 1935, इवन 1919 आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको यूज भी किया, प्लस डिस्क्रिप्टिव अप्रोच भी था। फिलोसफी का अप्रोच भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, कैसे प्रियम्बल बात करता है क्या होना चाहिए, ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रूल होना चाहिए, नॉर्मेटिव भी है कि क्या गोल है, वेलफेयर गोल है गवर्नमेंट का, डीपीएसपी बात करता है। तो नॉर्मेटिव, फिलोसफी, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव अलग अलग अप्रोच हो गए। अब ये प्रॉब्लम क्या था इसका, ये एक तरह से अप्रोच था रिगार्डिंग कि क्या होना चाहिए, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकल है आज के हिसाब से। वो डेविड एस्टन जो फेमस बिहेवियर कमेंटेटर है वो क्वेश्चन उठाते हैं, क्या आज के हिसाब से वो जस्टिफाई करेगा हर एक चीज, आप ये हो डेमोक्रेसी होना चाहिए, फिलोसफी मतलब डेमोक्रेसी सही है, क्या डेमोक्रेसी होना चाहिए क्वेश्चन उठता है। हिस्टोरिकल पर बात करते हैं कहाँ कहाँ पर डेमोक्रेसी थे, डिस्क्रिप्टिव बात डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या इंस्टीट्यूशन है। लेकिन क्वेश्चन उठता है क्या डेमोक्रेसी कैसे हम लोग बढ़ाए, डेमोक्रेसी सही में पहुंच पा रहा है लोगों ग्रास रूट लेवल पर, ये कौन क्वेश्चन उठा रहा है, ये बाकी चार क्वेश्चन उठा ही नहीं पा रहा है। तो डेविड एस्टन क्रिटिसिज्म करते हैं 1940s 50s के अंदर में, उस समय डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में आता है, वो क्रिटिसाइज करते हैं एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है, वो बोलते हैं कि जो उन लोग का अप्रोच रहा है इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिसिज्म, हिस्ट्री से कंपेयर कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी सही है, या आप बता रहे हैं कि ये प्रोसेस होना चाहिए, वैल्यू सिस्टम दे रहे हैं, इट इज सब्जेक्टिव। लेकिन आप जो न्यू चैलेंजेस है उसको आप डील नहीं कर पा रहे। न्यू चैलेंजेस क्या हुआ, जो डेमोक्रेसी है हाउ इट कैन बी वाइडेंड, सिविल राइट्स में किनका किनको अधिकार होना चाहिए वोटिंग करने का, ब्लैक को भी अधिकार होना चाहिए कि नहीं। तो जो कोर रूट है, कोर अपने क्लाइमेट चेंज भी उस समय बात हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन उठता है नया। फिर सर्विस सेक्टर बढ़ रहा था, थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी चेंज हो रहा था, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आ रहा था नया, जेंडर स्पेसिफिक लॉज बन रहा था, तो उस पर क्वेश्चन, तो उस पर चारों जो ऊपर में जो अप्रोच है वो आंसर दे नहीं पा रहा है। तभी जाकर डेविड स्टैन ने डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में कमेंट किया कि द फिलोसफर एंड द कमेंटेटर हु आर फॉलोइंग दिस अप्रोच इज सिटिंग इन द आइवरी टावर एंड दे आर giving the normative approach, they are giving the philosophical approach, but they are not catering to the needs of the society on that time 1960s 70s। that is why, और चार्ल्स मेरियम, कैटलिन, उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि जो भी लोग यूज करते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस को, इट इज बेस्ड ऑन मोर काइंड ऑफ अ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी रादर देन साइंस। साइंस के लिए आपको एम्पेरिकल स्टडी करना पड़ेगा, एक इसमें प्रॉपर एक डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा ओवरऑल, और वैल्यू फ्री पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए जैसे साइंस है। न्यूक्लियर बॉम्ब वैल्यू फ्री है, आप न्यूक्लियर को कैसे यूज करेंगे वो डिपेंड करता है ह्यूमन के ऊपर में, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब खुद में वैल्यू फ्री है। तो वैसे तो पोस्ट बिहेवियर में आर्ट लेके आए, प्योर साइंस जैसा होना चाहिए। उनका कॉन्सेप्ट था कि डेविड एशन बोलते थे कि जैसे पॉलिटिकल जैसे साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जैसे सोशियोलॉजी है, वैसे ही हम पॉलिटिकल साइंस को बना देंगे तो पॉलिटिकल साइंस रेलिवेंट हो जाएगा, इट विल क्रिएटेड टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। तब उन्होंने क्या किया, पांच चीज आठ चीज ले, पहला क्वांटिफिकेशन कलेक्शन ऑफ डेटा, वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए, कि आप बताएं जजमेंट नहीं दे डेमोक्रेसी सही है गलत है, आप बताइए डेमोक्रेसी क्या है, कैसे बढ़ेगा, वो डिसाइड करेगा बाद में, जब बाद में एनालिसिस होगा तब। एम्पेरिकल हो गया, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, हर जगह का अलग अलग है,
फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी को एग्जाम्पल लेते तो हर के लिए अलग डेमोक्रेटिक मीनिंग है। तो इम्पेरिकल होना चाहिए, थोड़ा वैल्यू सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, प्योर साइंस के टूवर्ड्स होना चाहिए। अब अब प्रॉब्लम क्या उठता है, 1960 से डेटा कलेक्शन स्टार्ट होता है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आता है उस समय से ही, वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर पीक पर रहते हैं 1960 70s में। ईच यूएसआर यूएसए दे आर इन द जियोपॉलिटिक राइवलरी, दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द बेस्ट प्रोसेस टू रन द स्टेट। कोई कम्युनिज्म की बात कर रहा है, कोई कैपिटलिज्म की बात कर रहा है, तो हर एक अपना अपना वो एक स्टैब्लिश करते हैं। तो यूएस के अंदर में जो एक ओवरऑल जो स्टडी ग्रुप थे रिगार्डिंग द पॉलिटिकल साइंस, वो फिर क्रिटिसाइज करते हैं कि जो बिहेवियरिज्म में जो डेटा कलेक्शन स्टार्ट हुआ कि कितने लोग वोट दे पा रहे हैं, तो उस समय सेंसस और अच्छे लेवल पर स्टार्ट हुआ। सेंसस कलेक्शन हो गया, पॉपुलेशन कलेक्शन हो गया, डेटा रिगार्डिंग कितने लोगों के पास कंप्यूटर है, स्टैटिस्टिशियन होगा, स्टैटिस्टिक्स का यूज हो गया। इंडिया है, पीसी महालनोबिस फेमस स्टैटिस्टिशियन है इंडिया में। तो स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी, सब स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर। तो इतने ज्यादा ओवर क्वांटिफिकेशन ऑफ डेटा हो गया, तो उसमें फिर क्रिटिसाइज किया डेविड स्टैन कि ज्यादा हो गया। वो बोलते हैं कि आप बिहेवियरिज्म के बारे में बोला जाता है कि आप जा रहे हैं डेटा कलेक्शन ताकि ऑब्जेक्टिविटी रहे, लेकिन आप ज्यादा कर दिए, उससे पॉलिटिकल साइंस का रिलेवेंस ही खत्म हो गया वापस से। तो दो बार रिलेवेंस खत्म होने के बाद होता है अगर पॉलिटिकल साइंस की बात होता है। तो डेविड दो बार क्रिटिसाइज करते हैं, एक बार नॉर्मेटिव अप्रोच को, एक बार वापस से सेम बिहेवियर अप्रोच को, कि ज्यादा ही आप क्वांटिफिकेशन करते हैं, आप ज्यादा ही डेटा यूज कर रहे हैं। तो लेकिन अगर वैल्यू अगर न्यूट्रल होगा, तो फिर लास्ट में कोल्ड वॉर में जो कोई जीतेगा तो कोई ना कोई अच्छा जीतना चाहिए, या फिर जो न्यू सोसाइटी क्रिएट होना चाहिए दैट शुड बी मोर जस्ट, दैट शुड बी मोर जस्टिस, वो ज्यादा जस्टिस दे सके रादर देन कि कोई भी जीत जाए सोसाइटी के अंदर में। वर्ल्ड वॉर टू वॉज ऑल्सो फॉट ऑन वैल्यू, वेदर एवरी वन हैज टू एक्सेप्ट इज नॉट। तो वैल्यू इट इज वेरी रूट कॉज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, तभी वो बोलते हैं वैल्यू वापस आना चाहिए। डेविड एशन वापस से बात करते हैं, तो अब कैसे होता है। फिर वो क्रेडल ऑफ रेलेवेंस, फेमस उनका एक स्पीच है, क्रेडल ऑफ रेलेवेंस। तो उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल साइंस आज भी रिलेवेंट है। कैसे है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस वो एक तरह से स्ट्रीम है, वो एक तरह का रिवर है, एक तरह फ्री फ्लोइंग एंटिटी है। वो एक नॉर्मेटिव अप्रोच और पुराना जो अप्रोच है उसके हिसाब से वो बैठा हुआ नहीं है, वो हर एक सोसाइटी के अनुसार वो चेंज होता आ रहा है। कैसे हो रहा है, तो उसके बाद फिर अलग अलग कमेंटेटर आए। फॉर एग्जाम्पल ईजा बर्लिन, वो बात करते हैं इट इज नाइदर डेड और नॉट स्टेट ऑफ डिक्लाइन, इट इज इंक्रीजिंग। जॉन रॉस बात करते थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें बात करते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें वैल्यू भी होना चाहिए, तभी वो बात करते हैं जस्टिस शुड बी डिस्क्रिप्टिव, इट शुड बी गिवन टू द लीस्ट एडवांटेज पीपल, सब्सटैंटिव जस्टिस। तो आप यूज करते हैं प्रोसीजर जस्टिस, लेकिन सब्सटैंटिव की बात करते हैं वो जस्टिस, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस में सिर्फ बिहेवियर नहीं है, उसमें वैल्यू भी है। तो नहीं चाहिए। जैसे, तो पोस्ट बिहेवियर बात करते हैं बिहेवियर प्लस नॉर्मेटिव अप्रोच, वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। तो अमर्त्य सेन की बात कर डेवलपमेंटल थ्योरी, बोलते हैं जस्टिस होना चाहिए, लेकिन जस्टिस किसका, कैपेबिलिटी अप्रोच बात करते हैं कि हर एक जन का कैपेबिलिटी डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से आप जस्टिस दीजिए। फॉर एग्जाम्पल सब्सिडी किसी के लिए कम होगा, मेरे लिए जरूरत नहीं होगा, लेकिन कोई किसान के लिए 6,000 रुपया बहुत ज्यादा है उनके लिए, तो कैपेबिलिटी के अनुसार आप सब्सिडी दीजिए। तो अमर्त्य सेन बात करते हैं। उसी हिसाब से डेविड एस्टन ने सिस्टम थ्योरी लाया था। सिस्टम थ्योरी क्या है, फेमस थ्योरी है डेविड एस्टन के। वो एक तरह सिस्टम है, बॉक्स में बना हुआ है, इनपुट है, यहाँ से आउटपुट है। इनपुट में क्या है, पॉलिटिकल आइडियाज हो गया कि क्या नीड्स है सोसाइटी का। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम थ्योरी को अगर यूज करना है, कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट जैसे है, तो इन्वायरमेंट के अंदर में इनपुट क्या होगा यहाँ पर, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है इन वर्ल्ड वाइड में, तो आप इन्वायरमेंट के अंदर इनपुट फाइनेंस हो गया, इनपुट हो गया कि अवेयरनेस हो गया, पीपल्स अवेयरनेस, इनपुट हो गया कि क्या आप लोगों को ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। आउटपुट क्या हुआ, क्या वो सक्सेसफुल हो रहा है, तो हम लोग आज न्यूज़पेपर में देखे थे रिगार्डिंग कि क्रिएशन ऑफ द न्यू अवेन्यूज फॉर पावर, न्यू अवेन्यूज फॉर द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑल्टरनेटिव बना रहे हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कर रहे हैं, तो आउटपुट हो गया। तो वो आउटपुट कनेक्ट करेंगे वापस से इनपुट में, क्यों, फीडबैक लूप के थ्रू। अब फीडबैक जाएगा वापस से सोसाइटी के अंदर में, सरकार को पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर दिक्कत है, वापस से उसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। ऐसे करते रहेंगे बार बार, तो अंतिम में जो आउटपुट होगा इट शुड बी मोर जस्ट फॉर द सोसाइटी, होल सोसाइटी। वो हो गया सिस्टम थ्योरी सिंपल लैंग्वेज में। अब आते हैं रिगार्डिंग कि पोस्ट बिहेवियर कैसे हमारे जिंदगी में इंपैक्ट करता है, हमारे लाइफ में कैसे इंपैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल 1990 के बाद से यूनिपोलर वर्ल्ड का एस्टेब्लिशमेंट होता है बाय द यूएस, और लगता है कि यूएस विल लीड द वर्ल्ड इन नेक्स्ट 100 ईयर्स, लेकिन अचानक से चाइना का राइज होता है।
तो सबको लगता है कि ओवरऑल कि ये जो वर्ल्ड है ये इट इज रिवॉल्विंग, इट इज इन अ साइक्लिक प्रोसेस, इट इज ऐसा परमानेंट नहीं है। तब इसमें बात होता है कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड है उसमें फिर बात होता है कि कैसे आप स्ट्रक्चर किस एंगल से आप देख सकते हैं। तो डीकोलोनाइजेशन थ्योरी आता है कि आप जो डेवलपमेंटल थ्योरी इट इज अभी डिपेंडेंट ऑन वेस्टर्न बायस, वेस्टर्न सेंट्रिक की जीडीपी जीएनपी। तो नया थ्योरी क्या है, जीएनपी होना चाहिए। नया थ्योरी क्या है, एसडीआई होना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होना चाहिए। नया थ्योरी क्या है, ग्रॉस नेशनल हंगर होना चाहिए, हैप्पीनेस इंडेक्स होना चाहिए। हम्म। बात करते हैं पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी के अंदर में कि जो होमोजेनिटी सही है कि हेटेरोजेनिटी सही है। उसमें भी अलग फोकल थ्योरी ऑफ पावर जो आगे बाद में पढ़ेंगे रिगार्डिंग डेरिडा डीकंस्ट्रक्शन पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के अंदर में, वो सब इस समय है 1990s में है 80s में है। वो बात करते हैं कि रिगार्डिंग कि आप जो लेंस से देखते हैं सोसाइटी को, किस लेंस से देखते हैं, आप होमोजेनिटी के थ्रू देखते हैं कि आप हेटेरोजेनिटी के थ्रू देखते हैं, कौन सा बेस्ट है, उस पर उठता है। फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है। फेमिनिज्म पहले बात होता है लिबरल फेमिनिज्म, न्यू मार्क्सिस्ट, अभी और बात होता है, अभी डेवलपमेंटल फेमिनिज्म बात होता है, इकोलॉजिकल फेमिनिज्म की फेमिनिज्म प्लस इकोलॉजी कैसे कंजर्व करें। फॉर एग्जाम्पल फेमिनिज्म प्लस इकोलॉजी कॉन्सेप्ट यूज करना है तो कैसे हीट वेव, हाउ इट इज इम्पैक्टिंग फेमिनिज्म, हीट वेव से कैसे आशा वर्ग को प्रॉब्लम हो रहा है, आंगनबाड़ी वर्ग को प्रॉब्लम, तो ये क्या होगा इकोलॉजिकल फेमिनिज्म, कैसे क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्शनलिटी हर एक चीज को जोड़ दो। तो इन पोस्ट बिहेवियरिज्म आप डेटा यूज कर रहे हैं, फैक्ट यूज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, सिस्टम थ्योरी को यूज कर रहे हैं, साथ साथ वैल्यू जजमेंट भी दे रहे हैं। और मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच है, सोशियोलॉजी को भी यूज कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस को भी यूज कर रहे हैं, हिस्ट्री को भी यूज कर रहे हैं, हर चीज को। आइडियोलॉजी पर्कुलेशन आइडियोलॉजी बढ़ते जा रहा है, फैलते जा रहा है। कोई एक आइडियोलॉजी नहीं है, फेमिनिस्ट मतलब फेमिनिस्ट नहीं होगा, डेवलपमेंटल फेमिनिस्ट हो गए, पॉलिटिकल फेमिनिस्ट हो गए, रेडिकल फेमिनिस्ट हो गए, इकोलॉजिकल फेमिनिस्ट हो गए। तो अलग अलग स्ट्रीम, ब्लैक फेमिनिस्ट, दलित फेमिनिस्ट, तो अलग अलग बढ़ते गए। तो स्लोली एंड स्लोली पॉलिटिकल साइंस इज बिकमिंग मोर रिलेवेंट। और आने वाले समय में 21st सेंचुरी में क्या जगह पर दिखेगा, फॉर स्पेस रेस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल एथिक्स से लेकर के फिर अभी स्वीडन के अंदर में, स्वीडन नहीं, स्विट्जरलैंड के अंदर में आज ही पहली बार अप्रूव किया गया सुसाइड के लिए एक पॉड है। 20 आप 20 हम्म। सुसाइड कर सकते हैं आप जाके। तो क्या वो सुसाइड इट इज अंडर लीगल डोमेन, इंडिविजुअल राइट है कि कलेक्टिव राइट है, वो क्वेश्चन उठेगा। तो पॉलिटिकल साइंस प्रिपेयर कर सकते हैं। आने वाले समय में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इशू है, फिर सब्सिडी से रिलेटेड इशू है, क्लाइमेट फाइनेंस है उससे रिलेटेड इशू है, डेवलपमेंट वर्सेस कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका एग्जांपल क्या है, पॉलिटिकल साइंस। तो ओवरऑल पॉलिटिकल साइंस विल नेवर बी डेड, जैसे ईजा बर्लिन ने कहा है, इट विल नेवर बी इन स्टेट ऑफ डिक्लाइन, इट विल इवॉल्व थ्रू आउटली, हमेशा जब तक सिविलाइजेशन रहेगा तब तक। इसको Agreed, agreed. And then the idea that you're talking even with respect to Sweden and the European, European state, पहले था कि उनका fit all culture था, उनके ideas ज़्यादा relevant थे. But the global challenges that we are facing and the kind of development that those countries had faced and the kind of shortcomings and miseries which had been piled upon the rest of the humanity. So their models and their institutions and instruments, they are not an all-time purpose. So definitely we can always think that India, with its such a great diversity and a kind of a great acumen, it can be providing great hope and support to the rest of the world. So एक क्वेश्चन हम फटाफट से ले लेते हैं and you try to tell, we can pick up which question I should say. Can you move a little further down? So let's take up, discuss the significance of normative approach, examine the importance of behavioral approach. Okay, let's talk about discuss the significance of normative approach to the political theory. Since you have critically seen normative approach in such a way, so now let's see whether you are able to bring out its significance or not. थ्योरी है क्या, ओवरऑल पॉलिटिकल थ्योरी टॉक्स अबाउट मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द पीपल, क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। उसमें अप्रोचेस क्या है, उसमें नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है, नॉर्मेटिव अप्रोच टॉक्स अबाउट वैल्यू बेस्ड सिस्टम, नॉर्मेटिव अप्रोच गिव्स द नॉर्म्स कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ द सोसाइटी शुड बी आउट बी, तो वो दिखाते हैं। लेकिन क्रिटिसाइज करते हैं, डेविड एशन क्रिटिसाइज करते हैं इसको रिगार्डिंग कि इट इज फ्रॉम द आइवरी टावर, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द नीड्स ऑफ सोसाइटी एक्सेट्रा। बट इंस्पाइट ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म के अंदर वापस से नॉर्मेटिव अप्रोच आता है रिगार्डिंग रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसमें जस्टिस देना ही दिखता है अच्छा नहीं है, लेकिन जो दे रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, वो मैटर करती है, लेकिन साथ साथ किसको दे रहे हैं वो मैटर करता है, इट इज इंक्लूसिव और नॉट। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सब्सटैंटिव जस्टिस, तो ओवरऑल normative approach is universal. It gives the soul to the political theory because without
soul. Without a normative approach, political theory will become scientific, will become more science based. It will become more physics, chemistry, and ऐसे कुछ we can write से. Value हाँ, system कह सकते हैं, overall PSI को. बिल्कुल सही कहा. So Karuna, so were you able to understand a couple of points if I say from a layman's perspective? जी सर, जो भी पॉइंट्स रखे गए वो बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में थे, जैसे कि सिस्टम थ्योरी क्या है, बिहेवियरिज्म क्या है, तो उसको कैसे कनेक्ट कर रहे थे वो एफर्टलेसली दूसरे टॉपिक्स के Okay, साथ. yeah, since it is the That- early phase, so I really appreciate the kind of clarity and confidence you try to show, and because our platform always give opportunity those who are sincere and those who are in hand, जैसे कहते हैं ना कि आपको on job training की तरह है ये. So it was a good, I think good and a very constructive and a concise discussion, and we will be picking up a few more topics in the same direction. Thank you very much to all of you and to everybody else also, those who look forward to making happiness and success as a part of their career. This is one of the ways you can always go for it. And wishing all of you all the best. Keep watching and learning and be the best with Ansarkari.